So we'll go ahead with applications of Bernoulli's principle या फिर Bernoulli's equation. So in total Bernoulli's equation के 5 एप्लीकेशंस आपको देखने हैं, आउट ऑफ विच मैं क्लास में 2 ही करवाता हूँ और आखिरी के 3 एप्लीकेशंस वो आपको रीडिंग असाइनमेंट होता है क्योंकि वो सिर्फ रीडिंग है, देयर इज़ नो फॉर्मूला इन्वॉल्व. तो we'll see today applications of Bernoulli's equation. Applications of Bernoulli's equation. Bernoulli's equation. इसमें जो पहला एप्लीकेशन है दैट इज वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स या तो स्पीड ऑफ इफ्लक्स. लिखा है ना ऐसा, पहला एप्लीकेशन क्या टाइटल है? स्पीड ऑफ इफ्लक्स. अब ये जो स्पीड ऑफ इफ्लक्स है ये आपके रियल लाइफ के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है क्योंकि आप सबके घर में पानी का टंकी तो होगा ही. पानी के टंकी में पानी तो होता ही है, वहाँ से पाइप निकलता ही है, नीचे नल होता ही है. जब तुम टैप ओपन करते हो, नल को ओपन करते हो, वहाँ से पानी आता है. कभी सोचा है कि पानी का स्पीड कितना और कैसे कैलकुलेट करेंगे? होता है ना ऐसा, टैप ओपन किया पानी आता है, पानी का स्पीड कितना? आज तक कभी सोचा नहीं तो अभी सोचो. तो स्पीड ऑफ इफ्लक्स, इफ्लक्स का मतलब होता है आउटफ्लो. तो इफ्लक्स का मतलब ही होता है आउटफ्लो. इफ्लक्स मीन्स आउटफ्लो, मीन्स आउटफ्लो. तो एक टैप से या एक पाइप से वाटर का बाहर आना उसको आप बोलते हो वाटर, या किसी भी लिक्विड का उसको बोलते हो इफ्लक्स. अब हमको फाइंड करना है व्हाट इज स्पीड ऑफ इफ्लक्स. वैसे भाई तो भाई आपको जो इन रियलिटी जो केस था टेक्स्ट बुक में वो बहुत सिंप्लीफाइड केस है. तो मैं सिंप्लीफाइड केस आखिरी में बताऊंगा, पहले मैं जनरल केस बताऊंगा क्योंकि जनरल केस पे सीईटी में क्वेश्चंस आते हैं. तो आपको इस टॉपिक के आखिरी में जो फॉर्मूला डेवलप होगा आपको सिर्फ उतना ही चाहिए, लेकिन सीईटी में क्वेश्चंस जनरल फॉर्मूला पे भी आते हैं. तो हम एक काम करेंगे, जनरल फॉर्मूला पहले बना लेंगे. तो हमारे पास एक टैंक है, इस टैंक में एक लिक्विड है, लेटर से सम लिक्विड, इट कैन बी वाटर ऑल्सो. तो हमारे पास यहाँ पे एक टैंक में लिक्विड था. बाय द वे जो केस आपको टेक्स्ट बुक में दिया है उसमें टैंक ऊपर से ओपन है. फिलहाल मैं टैंक को ऊपर से क्लोज रख रहा हूँ, ओपन बाद में कर लेंगे हम लोग. तो दिस अ टैंक विच कंटेन सम लिक्विड लाइक वाटर. और ये जो टैंक है ना, इसके बेस के पास में साइड वॉल पे एक होल है. होल, यहाँ पे एक छोटा सा होल है जहाँ से लिक्विड विल कम आउट, इसलिए बोला है ई फ्लक्स मीन्स आउटफ्लो. तो यहाँ से पानी बाहर निकल रहा है. अब ये जो पानी बाहर निकल रहा है, मतलब जो होल है, इस होल का हाइट या डिस्टेंस बॉटम से y1 है और ये जो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड है इसका डिस्टेंस बेस से कितना है? y2 है. ओके, एक काम करता हूँ, मैं इसको 0.1 बोल देता हूँ, इसको 0.2 बोल देता हूँ. तो होल का डिस्टेंस फ्रॉम द बेस इज y1 और होल का डिस्टेंस फ्रॉम फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड का डिस्टेंस फ्रॉम द बेस इज y2. तो होल का फ्री सरफेस से डिस्टेंस है y2 माइनस y1. कितना आएगा? y2 माइनस, इसको बोल देंगे h. क्या बोल देंगे इसको? h. आई विल रिपीट अगेन. हमारे पास एक टैंक था, टैंक में पानी है, जो फ्री सरफेस ऑफ वाटर है उसका बेस से डिस्टेंस कितना है? y2. इस टैंक के साइड में एक होल है, वहाँ से पानी बाहर आएगा, मतलब ई फ्लक्स होगा. ये जो पानी बाहर आ रहा है इसका तुमको स्पीड चाहिए. तो ये जो होल है इसका बेस से डिस्टेंस कितना है? y1 और सरफेस का बेस से कितना है? y2. तो सरफेस से होल तक का डिस्टेंस कितना हो गया? कितना हो गया बताओ? कितना हो गया? कितना हो गया? y2 में से क्या माइनस कर लूँगा? y1. इसको मैंने बोल दिया h. बराबर. इधर एक पॉइंट इमेजिन कर लिया 1, यहाँ पे एक पॉइंट इमेजिन कर लिया 2. यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो P1 होगा
यहाँ पे जो लिक्विड बाहर आ रहा है उसका स्पीड होगा v1, राइट। ये जो स्मॉल होल है इसका एरिया होगा a1, सही है, बराबर। ये जो पॉइंट 2 है, ये बड़ा सा टैंक है, इस टैंक का क्रॉस सेक्शन एरिया भी बहुत बड़ा है, तो कितना है a2, यहाँ पे प्रेशर कितना है p2, यहाँ पे लिक्विड का स्पीड कितना है v2। अब लिक्विड का स्पीड मतलब क्या, फॉर एग्जांपल जब आप टैप मतलब नल ओपन करते हो तो जो टांकी है उसमें पानी कम होता है कि नहीं, टैंक में पानी कम होता है ना, नहीं होता तो फिर पानी भरते नहीं, वही पानी चल रहा है। व्हेन यू ओपन द टैप वाटर लेवल इनसाइड द टैंक गोस डाउन। तो कितनी स्पीड से नीचे आ रहा है, मतलब कितने स्पीड से लेवल कम हो रहा है, वो कौन है, v2 है। यहाँ तक क्लियर, बराबर। यहाँ पे ये लिक्विड रेस्ट पे है कि ये लिक्विड मोशन में है, मोशन में है। लिक्विड मोशन में तो ये हाइड्रोस्टैटिक्स है कि हाइड्रोडायनामिक्स है, हाइड्रोडायनामिक्स है। और फ्लूइड मोशन में हो तो हाइड्रोडायनामिक्स में हम लोग कौन सा इक्वेशन यूज करते हैं, बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशन 2 पॉइंट पे किसको किसको रिलेट करता है, प्रेशर को, वेलोसिटी को और हाइट को। तो बताओ मेरे को बर्नौलीज इक्वेशन क्या था, व्हाट इज बर्नौलीज इक्वेशन, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। यहाँ पे सिर्फ H1 को हमने Y1 बोला है और H2 को हमने Y2 बोला है, बस इतना ही डिफरेंस है, यहाँ Y1 यहाँ पे Y2। तो ये यूज़ करना पड़ेगा इक्वेशन, तो करेंगे यूज़, उससे पहले वो तो यूज़ करेंगे ही, लेकिन उससे पहले एज आई टोल्ड यू A2 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ टैंक इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A1। ये जो होल है इसका एरिया बहुत छोटा है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, A1 बाई A2 इज वेरी वेरी लेस देन 1, A1 बाई A2 इज वेरी वेरी लेस देन 1। वेरी वेरी लेस देन मतलब अप्रोक्सीमेटली क्या ले लेंगे, 0, सही है, गुड। देन अगर आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि बर्नौलीज इक्वेशन लगाने से पहले हर जगह पे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एप्लीकेबल होता ही है। तो यूजिंग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, यूजिंग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, व्हाट इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, A1 V1 इक्वल टू A2 V2, A1 V1 इक्वल टू A2 V2। तो V2 कहा जाएगा V1 A1 बाई A2, ऐसा हो जाएगा ना, V2 इक्वल टू A1 बाई A2 इंटू V1। लेकिन A1 बाई A2 इज अप्रोक्सीमेटली 0, तो V2 इज अप्रोक्सीमेटली 0। और ऐसा ही होता है रियल लाइफ में। तुम अगर आप देखोगे आपके घर में जो भी टैंक होगा, अगर वो सिंटेक्स का भी है ना, तो कम से कम 1000 लीटर का होता है, 1000 लीटर का। जब आप टैप ओपन करते हो, नल ओपन करते हो, तो वहाँ से जो पानी निकलता है वो फास्ट होता है, लेकिन टैंक में जो लिक्विड का लेवल है वो धीरे धीरे कम होता है, बहुत धीरे धीरे कम होता है। बहुत धीरे धीरे मतलब V2 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी, 0। तो अप्रोक्सीमेटली कितना है, 0 है, ओके गुड। तो फिर ये सारे वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो एक काम करेंगे अब, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GY1 इक्वल टू P2 प्लस 0, क्योंकि V2 0 था, रो GY2। हमको क्या फाइंड करना था, स्पीड ऑफ इफ्लक्स, मतलब जो लिक्विड बाहर आ रहा है उसका स्पीड, मतलब कौन फाइंड करना है, V1। तो V1 को एक साइड में रखो, बाकी सबको शिफ्ट कर दो, तो आपको मिल जाएगा हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 माइनस P1, P2 माइनस P1 प्लस रो GY2 माइनस रो GY1, रो G कॉमन आ गया। व्हाट इज Y2 माइनस Y1, H, वेरी गुड। तो हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 माइनस P1 प्लस रो GH। तो V1 स्क्वायर इक्वल टू, ये रो बाई 2 को यहाँ शिफ्ट करके 2 बाई रो कर देंगे, 2 बाई रो P2 माइनस P1 प्लस 2 बाई रो GH, रो हो गया कैंसिल। तो V1 स्क्वायर कितना आ गया, 2 बाई रो P2 माइनस P1 प्लस 2GH। तो V1 कितना आ गया,
अंडर रूट ऑफ 2 बाई रो P2 माइनस P1 प्लस 2GH। ये मिल गया आपको जनरल केस। ओके बराबर। अब जो आपको मैंने बोला कि आपको एक्चुअली बहुत स्पेशल केस है। अभी स्पेशल केस क्या है? फॉर एग्जांपल हमारे घर में जो टैंक होता है, टैंक, अगर टैंक का ऊपर का ढक्कन मतलब ऊपर का लिड, टैंक का जो ऊपर का ढक्कन है, इसको अगर ओपन कर दिया तो इसके ऊपर कौन है? डायरेक्टली एटमॉस्फेयर। तो प्रेशर क्या हो जाएगा? एटमॉस्फेयर। ये जो पानी बाहर आ रहा है इसके ऊपर भी कौन है? एटमॉस्फेयर। तो P1 और P2 की वैल्यू क्या हो गई? P0, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो if the tank is open, then P1 equal to P2 equal to P0, therefore V1 equal to under root of, ये क्या बन जाएगा? 0 प्लस 2GH। तो अंडर रूट ऑफ 2GH, ये आ गया वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। समझ में आया? मैं वापस रिपीट करता हूँ, लेकिन आपको मोस्टली ऐसा केस होता है कि टैंक इज ओपन फ्रॉम अप। अब इक्वेशन तो मिल गया। क्या है इक्वेशन? अंडर रूट ऑफ 2GH। अब टॉरेसिली नाम का साइंटिस्ट था, इसका नाम तुमने पहले भी सुना है क्या? टॉरेसिली कहाँ सुना है? मर्क्यूरी बैरोमीटर में सुना है। मर्क्यूरी बैरोमीटर में जो ऊपर वैक्यूम बनता है, उस वैक्यूम को क्या बोलते हो तुम? टॉरेसिली वैक्यूम। सही है। अब टॉरेसिली ने ऐसा बोला कि तुमको निकालना था स्पीड ऑफ इफ्लक्स। तुमने इतना कुछ किया, बर्नौलीज इक्वेशन लगाया, फिर ये किया, फिर वो किया, फिर बोला P2 इक्वल टू P1, और क्या मिल गया? अंडर रूट ऑफ 2GH। उसने एक सिंपल सा ट्रिक दिया। उसने क्या बोला? एक काम करो, पानी को भूल जाओ, पानी छोड़ दो, एक ऑब्जेक्ट ले लो। ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को मैंने पकड़ के रखा है। तो स्पीड कितना है? 0। और कहाँ पे पकड़ के रखा है? फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड जिस लेवल पे, वहाँ पे फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड के लेवल पे, राइट। तो हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, इसको जहाँ पे लिक्विड का फ्री सरफेस है वहाँ से ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया, तो नीचे आएगा। तो नीचे आते जहाँ पे होल है उस पॉइंट से होल तक का डिस्टेंस कितना है? h। तो ये जो ऑब्जेक्ट है जिसका लिक्विड के साथ कोई रिलेशन ही नहीं है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये होल तक आते आते जितना भी स्पीड गेन कर लेगा वही स्पीड किसका होगा? इफ्लक्स का। आप मेरे को बताओ, u0 और मुझे v फाइंड करना है और मुझे s पता है। कौन सा इक्वेशन? v, u और s। v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। v स्क्वायर इक्वल टू u कितना है? 0। a मतलब क्या? g। और s मतलब क्या? h। तो v क्या आ गया? अंडर रूट ऑफ 2GH हो गया। तो टॉरेसिली ने ऐसा बताया कि तुमको अगर स्पीड ऑफ इफ्लक्स भी निकालना हो लिक्विड का, तो बर्नौलीज इक्वेशन मत लगाओ, डू वन सिंपल थिंग। क्या करोगे? फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड से एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर दोगे, वो होल तक आते आते जितना भी स्पीड गेन कर लेगा दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, तो ध्यान दो अच्छे से। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत सिंपल है। वी आर लुकिंग एट एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। हमने बर्नौलीज इक्वेशन लास्ट लेक्चर में देखा था, डिराइव किया था। तो बर्नौलीज इक्वेशन याद होना चाहिए, जिनको याद नहीं वो बता देता हूँ। बर्नौलीज इक्वेशन के हमने 2-3 फॉर्म देखे थे, उसमें से एक फॉर्म था, अगर याद होगा तो, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 को मैं Y1 लिख सकता हूँ, इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी Y2। या फिर इसी को लिख सकते हैं P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो जी Y इक्वल टू कॉन्स्टेंट। या फिर इसी को लिख सकते हैं, अगर याद होगा, P1 माइनस P2 इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर प्लस रो जी Y2 माइनस Y1।
तुमको बर्नौलीज इक्वेशन का तीनों में से कोई भी फॉर्म याद हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बर्नौलीज इक्वेशन का पहला एप्लीकेशन इज टू फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स। ई फ्लक्स का मतलब होता है आउटफ्लो। तो आउटफ्लो मतलब हमारे पास एक टैंक है, तो वी हैव अ टैंक। इस टैंक में वी हैव अ लिक्विड, टैंक में वी हैव अ लिक्विड। ये जो लिक्विड है इसका टैंक के बेस से डिस्टेंस है y2, मतलब फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड का डिस्टेंस है y2। इस टैंक के साइड में एक होल है जहाँ से लिक्विड बाहर निकल रहा है, इसको बोलते हैं ई फ्लक्स। और इस होल का जो डिस्टेंस है वो है y1। तो फ्री सरफेस से होल तक का डिस्टेंस हो गया कितना, y2 माइनस y1। इसको बोल दिया h। यहाँ पे प्रेशर को P2 बोला, एरिया ऑफ फ्लो को A2 बोला और वेलोसिटी को V2 बोल दिया। यहाँ पे प्रेशर को P1 बोल दिया, एरिया ऑफ फ्लो को A1 बोल दिया, वेलोसिटी को V1 बोल दिया। अब हमको दिख ही रहा है कि जो एरिया ऑफ प्रोजेक्शन A1 है ये A2 के कंपेरिजन में बहुत छोटा है, और फिर A1 बाई A2 ये वेरी वेरी लेस देन 1 बन जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 0। कितना हो गया, 0, राइट। फिर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में यूज करता हूँ अगर, तो A1 V1 इक्वल टू क्या आएगा, A2 V2। तो V2 क्या आएगा, A1 बाई A2 टाइम्स ऑफ V1। लेकिन ये क्या था, 0 था, तो V2 क्या आ गया, 0। क्योंकि नॉर्मली ऐसा ही होता है कि जब आप नल ओपन करते हो उसमें से पानी बहुत फास्ट आता है, लेकिन टैंक में जो पानी है उसका लेवल धीरे धीरे कम होता है, तो V2 इज अप्रॉक्सीमेटली 0। ठीक। अभी अगर मैं बर्नौलीज इक्वेशन यूज करूँ, बर्नौलीज इक्वेशन, इफ यू रिमेंबर बर्नौलीज इक्वेशन, कोई भी फॉर्म, हमने पहले कौन सा फॉर्म यूज किया, पहला। अब हम तीसरा यूज कर लेंगे, जस्ट टू टेल यू कि वही आंसर मिलेगा वापस से, वही फॉर्मूला बनेगा। तो P1 माइनस P2 इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर प्लस रो G Y2 माइनस Y1। यह आ गया आपका P1 माइनस P2 इक्वल टू हाफ रो V2 की वैल्यू 0 है माइनस V1 स्क्वायर रो G Y2 माइनस Y1 इज H, तो रो G H, करेक्ट। अब ये आ गया माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर, माइनस इधर आएगा तो प्लस, तो क्या हो जाएगा हाफ रो V1 स्क्वायर। ये P1 वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, और ये P2 जाएगा माइनस, तो क्या हो जाएगा प्लस, तो P2 माइनस P1 प्लस रो GH। फिर ये रो बाई 2 उसको वहाँ भेजा तो 2 बाई रो P2 माइनस P1 प्लस 2 बाई रो GH। रो हो गया कैंसिल, तो आपको मिल गया V1 स्क्वायर इक्वल टू 2 बाई रो P2 माइनस P1 प्लस 2GH। तो आपको मिल गया V1 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 बाई रो P2 माइनस P1 प्लस 2G। यह है जनरल इक्वेशन जब टैंक ऊपर से क्लोज्ड हो तब, क्योंकि टैंक ऊपर से क्लोज्ड हुआ तो यहाँ पे प्रेशर और वहाँ पे प्रेशर सेम नहीं है। लेकिन अगर टैंक ऊपर से ओपन कर दिया हमने, तो अगर टैंक को हमने ऊपर से ओपन कर दिया, यहाँ से ओपन कर दिया, तो P2 की वैल्यू क्या बन गई, P0, और P1 की वैल्यू क्या बन गई, P0, बराबर। तो सिर्फ वो जो इक्वेशन तुमने डिराइव किया है V1 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ये क्या बन गया 0, तो क्या बचा 2G, ये मिल गया वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स। फिर टॉरेसरी नाम का साइंटिस्ट था, उसने क्या बताया हमको, उसने बोला कि इतना क्यों करना है तुमको, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, थोड़ी मेहनत कम करो। तो क्या करो, कुछ नहीं करना, ई फ्लक्स चाहिए, वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स चाहिए आपको, तो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड से एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर दो। वो ऑब्जेक्ट इस होल के लोकेशन तक आते आते जितना भी स्पीड गेन कर लेगा वो होगा वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स, वो भी आता है अंडर रूट ऑफ 2GH। ओके गुड, ये था पहला एप्लीकेशन। और अगर इक्वेशन याद है, इक्वेशन समझा है, तो देखो इक्वेशन बहुत बड़े बड़े लेकिन बहुत इजी लगेगा आपको, क्योंकि यू नो द इक्वेशन। सेकेंड एप्लीकेशन क्या है, वेंचुरीमीटर। वेरी गुड, वेंचुरीमीटर।
सेकेंड एप्लीकेशन इज वेंचुरीमीटर। अभी वेंचुरीमीटर क्या होता है देखते हैं। वेंचुरीमीटर, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए किसी भी नाम के आगे मीटर लिखा हो मतलब इट मेजर समथिंग। स्पीडोमीटर स्पीड मेजर करता है, वोल्टमीटर वोल्टेज मेजर करता है, एमीटर करंट मेजर करता है ना। पेडोमीटर तुम कितना चले वो मेजर करता है। इलेक्ट्रिसिटी का मीटर तुमने कितना इलेक्ट्रिसिटी यूज़ किया वो मेजर करता है। तो ये भी वेंचुरीमीटर है। तो वेंचुरीमीटर क्या मेजर करता है? वेंचुरीमीटर मेजर्स द स्पीड ऑफ अ फ्लो। देखो लिखा होगा नोट्स में ना, अगर इफ यू रीड तो पहला सेंटेंस ही वो लिखा है। द वेंचुरीमीटर इज अ डिवाइस used to measure the flow speed of incompressible fluid. So it is a device which is used to measure क्या measure? Used to measure the flow speed of an incompressible fluid. राइट। अब मैं ज़्यादा कुछ लिखूंगा नहीं, मैं सिर्फ बता दूंगा और वो सब नोट्स में लिखा है। तो वेंचुरीमीटर कंसिस्ट ऑफ अ ट्यूब विथ ब्रॉड नेक, मतलब एक ट्यूब है, ऐसा ट्यूब है ऐसा। तो ये जो ट्यूब है ना ये ब्रॉड है, ब्रॉड, और बीच में एक एट द मिड पॉइंट देयर इज अ कॉन्स्ट्रिक्शन। मतलब सेंटर में अगर आप देखोगे तो सेंटर में एक कॉन्स्ट्रिक्शन है। कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब नेक जैसा होता है, नेक। तो मतलब गला कैसा होता है? ऊपर का स्ट्रक्चर ब्रॉड है, नीचे का स्ट्रक्चर ब्रॉड है और बीच में कैसा है? दबा हुआ। तो वैसा ही है, एट द मिड पॉइंट देयर इज कॉन्स्ट्रिक्शन। क्या बोलते हैं इसको? कॉन्स्ट्रिक्शन। तो इट कंसिस्ट ऑफ अ ट्यूब विद ब्रॉड एंड्स एंड कॉन्स्ट्रिक्शन at the middle. वो सब थ्योरी में है। So it consists of a tube with broad ends broad है लेकिन सेंटर में क्या है? constriction है, बराबर। अब हम एक YouTube मैनोमीटर यूज करते हैं, याद है क्या मैनोमीटर? इसी जन्म में, इसी क्लास में, इसी महीने में हमने पढ़ा था। Which are the two devices that you have learned for the measurement of pressure? Mercury barometer, वो क्या मेजर करता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दूसरा क्या था? यू ट्यूब या फिर ओपन ट्यूब मैनोमीटर। तो एक काम करेंगे, एक मैनोमीटर लेंगे, मैनोमीटर का एक एंड ब्रॉड पे कनेक्ट कर देंगे और दूसरा कॉन्स्ट्रिक्शन पे कनेक्ट कर देंगे। ओके, तो ऐसा हम लोग कर लेंगे। आया समझ में? अभी इस पे सीईटी में भी क्वेश्चन आया था या आ सकता है, लेकिन जेडब्ल्यू में तो आया ही था, तो थोड़ा सा ध्यान दो अच्छे से। तो हमारे पास एक यू शेप्ड मैनोमीटर है, उसका दो आर्म्स होते हैं, एक आर्म आपने लगा दिया ब्रॉड एंड पे, दूसरा लगा दिया कॉन्स्ट्रिक्शन पे। इसमें से लिक्विड फ्लो हो रहा है, फॉर एग्जांपल इसमें से वाटर फ्लो हो रहा है, तो इसमें से लिक्विड फ्लो हो रहा है। एग्जांपल, वाटर इज फ्लोइंग फ्रॉम दिस ट्यूब। तो you have water which is flowing through this tube. हमको क्या फाइंड करना है? ये वेंचुरीमीटर क्या करता है? क्या मेजर करता है? फ्लो स्पीड मतलब स्पीड। तो हमको स्पीड फाइंड करना है। तो स्पीड कहाँ फाइंड करना है? ब्रॉड एंड पे करना है कि कॉन्स्ट्रिक्शन पे करना है? जरा बताओ। कॉन्स्ट्रिक्शन पे करना है। ओके, गलत बता रहे हो। क्यों गलत बता रहे हो? मैं बताता हूँ। पहले तो तुमको ये समझ में आना चाहिए कि ये एक डिवाइस है, ये हम लोग फिट करते हैं उस
पाइप में, जिस पाइप से हमको स्पीड निकालना है, किसका स्पीड निकालना है? पानी का। किसका? पानी या फिर किसी लिक्विड का। तो ऐसी बात है, ध्यान दो यहाँ पे, ऐसा है, ऐसा है, तो कैसा है पहले वो समझ लो। ऐसा है, यहाँ था पाइप और यहाँ भी था पाइप, पानी बह रहा था किसमें से? किसमें से? किसमें से? पाइप में से। पानी कहाँ से फ्लो हो रहा है? पाइप में से फ्लो हो रहा है, इस पाइप में से। ये पूरा ऐसा पाइप है, इसमें से पानी मतलब लिक्विड इज फ्लोइंग। तो हमको ये पाइप में से जो पानी फ्लो हो रहा है उसका स्पीड चाहिए, बराबर। तो पाइप का डायमीटर बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है ना, बड़ा है ना। तो ऐसा है कि हम लोग क्या करेंगे फिर, हम लोग लगा देंगे यहाँ पे एक वेंचुरी मीटर। अब बताओ, कॉन्स्ट्रिक्शन पे फाइंड करोगे कि ब्रॉड एंड पे फाइंड करोगे? कहाँ पे? ब्रॉड एंड पे। कॉन्स्ट्रिक्शन ये वेंचुरी मीटर का पार्ट है। पाइप में कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं था, पाइप तो पाइप है, वो स्ट्रेट पाइप है। हमने पाइप को काटा, वहाँ वेंचुरी लगा दिया। क्यों लगाया? क्योंकि हमको स्पीड फाइंड करना था। तो स्पीड कहाँ फाइंड कर रहे हो? कहाँ कर रहे हो? ब्रॉड एंड से। वेरी गुड। तो ये याद रखना, भूलना मत। अब तो एक काम करते हैं ना, ये जो ब्रॉड एंड है ना, ब्रॉड एंड, इसको पॉइंट नंबर 1 बोल देता हूँ और इसको पॉइंट नंबर 2 बोल देता हूँ। और एक काम करता हूँ, इसको रेफरेंस लेवल मान लेता हूँ। क्या मान लिया इसको? रेफरेंस लेवल। रेफरेंस लेवल कहाँ यूज़ करते हैं पता है? डिस्टेंस मेजर करने के लिए। तो बात बताओ, पॉइंट 1 का हाइट रेफरेंस लेवल से h1 है, पॉइंट 2 का हाइट रेफरेंस लेवल से h2 है, और h1 और h2 क्या है? पैरेलल। क्या? इक्वल। क्या है वो? इक्वल है, सेम है वो। h1 क्या है? सेम है। ये जो ब्रॉड एंड है ना, यहाँ पे वेलोसिटी कितना है? v1। एरिया ऑफ वेलोसिटी कितना है? a1। सेकंड पे एरिया कितना है? a2। स्पीड कितना है? v2। वेरी गुड। और तुमको दिख रहा है ना यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का एरिया a2 और ब्रॉड का एरिया a1, दे आर नॉट, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है जैसे पिछले केस में था। पिछले केस में तुमने क्या लिखा था? क्या लिखा था तुमने? a1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a2, इसलिए a1 बाई a2 क्या बन गया? 0। यहाँ पे वैसा नहीं है, तो यहाँ 0 मत कर देना उसको। फिर क्या अप्लाई करोगे? बर्नौलीज इक्वेशन। क्या था बर्नौलीज इक्वेशन? P1 प्लस, ठीक है, हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। लेकिन H1 और H2 क्या है? सेम है, तो ये क्या हो जाएगा? कैंसल हो गया। कैंसल। वेरी गुड। तो P1 माइनस P2 इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, क्योंकि इसको वहां शिफ्ट किया, रो बाई 2 कॉमन निकाल लिया। पक्का पक्का पक्का? श्योर श्योर? गुड गुड। अब ऐसा है ना, नॉर्मली मैनोमीटर में हम कौन सा लिक्विड भरते हैं? लो डेंसिटी, जैसे अल्कोहल या फिर केरोसिन या फिर वाटर। लेकिन यहाँ पे ना हम लोग मैनोमीटर में मर्क्यूरी भरते हैं। क्या भरते हैं? मर्क्यूरी। यहाँ पे मर्क्यूरी का लेवल नीचे है, यहाँ पे मर्क्यूरी का लेवल ऊपर है। अब ऐसा क्यों है? उसका भी रीज़न है। तुम अगर देखोगे, इफ़ यू लुक, यहाँ पे लिक्विड ज़्यादा है, तो लिक्विड का कॉलम ज़्यादा हो तो प्रेशर भी ज़्यादा होता है। तो इस साइड में ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से मर्क्यूरी का लेवल क्या हो गया? नीचे। क्योंकि जहाँ प्रेशर ज़्यादा होता है वहाँ पे लिक्विड कहाँ पुश होता है? नीचे। और दूसरे साइड में कहाँ जाता है? और वैसे यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे कॉलम भी कम है। तो क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर लिक्विड का कॉलम ज़्यादा है तो प्रेशर यहाँ ज़्यादा है, और इसके ऊपर प्रेशर कम है, तो P1 इज ग्रेटर देन P2 है। और उसकी वजह से ये जो दो
मैनोमीटर के जो दो आर्म्स है उसमें लेवल का जो डिफरेंस है वो पता है क्या है? h। क्या है वो? h। क्या है वो? h। वेरी गुड, सही बात। ओके, पक्का पक्का। मुझे बताओ, हाउ डू यू फाइंड आउट प्रेशर? h रो g क्या करते हो? क्या करते हो? h रो g। तो ये जो P1 माइनस P2 है ये कौन है फिर? h रो g। तो P1 माइनस P2 इक्वल टू क्या आ गया? h रो g। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 क्या मिलेगा? h रो g इक्वल टू हाफ रो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। बराबर, करेक्ट? यस। रो और रो नहीं होगा, क्योंकि ये जो रो है, जो वेलोसिटी के साथ रो होता है ना, वो उस लिक्विड का रो होता है जो फ्लो हो रहा है। फ्लो तो पानी हो रहा है, और जो मैनोमीटर में लिक्विड है वो तो मर्क्यूरी है, इसका डेंसिटी क्या है? रो एम। तो यहाँ पे जो मैंने लिखा है, यहाँ पे क्या लिखना चाहिए? रो एम। और क्या लिखना चाहिए? कैंसिल होगा क्या? नहीं होगा। वेरी गुड, ठीक। इक्वेशन 3, तुमको क्या फाइंड करना था? V1 की V2, V1 की V2, V1। अगर तुमको V1 फाइंड करना है तो तुमको इक्वेशन में कौन नहीं चाहिए? V2 नहीं चाहिए। V2 को निकालेंगे कैसे फिर? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, A1 B1 इक्वल टू A2 V2। तो V2 क्या आ गया? A1 बाई A2 इंटू V1, इक्वेशन नंबर 4। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, फ्रॉम 3 एंड 4 यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। h रो एम जी इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर। V2 का स्क्वायर कितना है? V2 कितना है? A1 बाई A2, इसका स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ओके, तो h रो एम जी इक्वल टू हाफ रो, कौन कॉमन निकलेगा? V1 स्क्वायर। क्या बचा? A1 बाई A2 स्क्वायर माइनस 1। हमको क्या चाहिए था? तो V1 को एक साइड रखो, बाकी सबको शिफ्ट कर दो। तो एक काम करेंगे, ऐसा करते हैं, इस 2 को यहाँ शिफ्ट कर देते हो। कितना हो गया? 2h रो एम जी अपॉन रो। डेंसिटी को भी शिफ्ट कर दिया, बट डेंसिटी को भी शिफ्ट कर दिया। साथ में ये जो A1 बाई A2 स्क्वायर माइनस 1 है, A1 बाई A2 स्क्वायर माइनस 1 है, इसको भी शिफ्ट कर दिया। डिवाइड बाई A1 बाई A2 स्क्वायर माइनस 1, इसको भी शिफ्ट कर दिया। तो क्या बचा? क्या आ गया? V1 स्क्वायर। रो नीचे आ जाएगा, 2h रो एम जी अपॉन रो A1 बाई A2 स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू V1 स्क्वायर। अगर स्क्वायर है तो रूट ले लो, तो कितना आ गया V1? 2h रो एम जी अपॉन रो A1 बाई A2 स्क्वायर माइनस 1 आ गया। देखो है क्या इक्वेशन है? ध्यान नहीं है क्लास में? आपको ही बोल रहा हूँ मैं, ध्यान नहीं है क्लास में? है ये क्वेश्चन? मैं वापस से एक बार रिपीट कर देता हूँ, ध्यान दो। अगर ध्यान नहीं होगा तो फिर आई विल आस्क यू क्वेश्चंस हियर। Venturimeter is a device which is used to measure the flow speed of an incompressible fluid। तो एक पाइप था, उसमें से फ्लूइड फ्लो हो रहा है, उसमें जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसका स्पीड कितना हमको ये मेजर करना था। तो हमने वो पाइप के बीच में ऐसा एक डिवाइस लगा दिया जिसको तुम बोलते हो वेंचुरीमीटर। वेंचुरीमीटर में होता है एक ट्यूब जिसके दोनों एंड्स ब्रॉड है, लेकिन बीच में एक कॉन्स्ट्रिक्शन है। ब्रॉड एंड पे और कॉन्स्ट्रिक्शन पे दोनों पे एक एक आर्म लगा दिया। किसका एक एक आर्म लगा दिया? मैनोमीटर का। मैनोमीटर में हमने मर्क्यूरी लिक्विड यूज़ किया है, तो जहाँ पे ब्रॉड एंड है वहाँ पे मर्क्यूरी के ऊपर ज़्यादा लिक्विड है, वाटर है, तो प्रेशर ज़्यादा होगा तो लेवल डाउन हो जाएगा, यहाँ पे लेवल अप हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे पॉइंट ले लिया 1,
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1, वेलोसिटी V1 और हाइट है इसका विथ रेफरेंस लेवल, विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस लेवल। हाइट इस पॉइंट से आ गया h1, तो इसका हाइट आ गया h1। यहाँ पे दूसरा पॉइंट ले लिया कॉन्स्ट्रिक्शन पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 V2 और हाइट आ गया आपका h2। h1 और h2 की वैल्यू सेम है। फिर दोनों मैनोमीटर के दोनों आर्म्स में जो मर्क्यूरी का लेवल का डिफरेंस है वो कितना है, h है। और क्योंकि फ्लूइड फ्लोइंग है तो बर्नौलीज इक्वेशन ही लगेगा, तो बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई कर दिया। क्या था बर्नौलीज इक्वेशन, P1 माइनस P2 इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर प्लस रो जी H2 माइनस H1। पिछले केस में मैंने दूसरा फॉर्म बताया था, अब जानबूझ के मैं यहाँ दूसरा फॉर्म यूज कर रहा हूँ क्योंकि मैंने बोला बर्नौलीज इक्वेशन में 2-3 फॉर्म है, तो ये हो गया कैंसल क्योंकि H2 और H1 की वैल्यू क्या है, सेम है। ये P1 माइनस P2 कैसे फाइंड करें, तो ये P1 माइनस P2 की वैल्यू के लिए ही हमने ये मैनोमीटर लगाया था, क्योंकि मुझे प्रेशर एट पॉइंट 1 और प्रेशर एट पॉइंट 2 इन दोनों में डिफरेंस चाहिए, P1 माइनस P2 फाइंड करना है। हमने मैनोमीटर इसके लिए नहीं लगाया कि अच्छा दिखता है, अच्छा दिखता है, डायग्राम अच्छा दिखता है ना, उसके लिए नहीं लगाया हमने, हमको ये फाइंड करना था। तो हमको तो पता ही है ना, P1 माइनस P2 मतलब प्रेशर, प्रेशर क्या होता है, H रो G। H is the difference in the level, rho is the density of the liquid in the manometer, कौन था, mercury। G equal to half rho V2 square minus V1 square, but A1 V1 equal to A2 V2, A1 V1 equal to A2 V2, तो V2 कितना है, A1 by A2 टाइम्स ऑफ, ये यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे तो H रो एम G इक्वल टू हाफ रो A1 by A2 का स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। हमको V1 चाहिए तो V1 स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे, कॉमन निकालो, हाफ रो V1 स्क्वायर A1 by A2 का स्क्वायर माइनस 1। सिर्फ V1 स्क्वायर को एक साइड रखेंगे, बाकी सबको शिफ्ट कर देंगे तो 2H रो एम G बाय रो A1 by A2 का स्क्वायर माइनस 1। तो V1 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2H रो एम G अपॉन रो A1 by A2 स्क्वायर माइनस 1 हो गया। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ लिक्विड, मतलब फ्लो ऑफ फ्लूइड थ्रू अ ट्यूब, ठीक है। तो ये दो एप्लीकेशन, एज आई टोल्ड यू कि हम दो ही एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे, बाकी 3 जैसे लिफ्टिंग अप ऑफ एन एरोप्लेन, वर्किंग ऑफ एन एटमाइजर और एक है ब्लोइंग ऑफ रूफ्स बाय स्टॉर्मी विंड्स। ये तीनों आपको रीडिंग असाइनमेंट है, क्योंकि उस पर क्वेश्चन आता है नहीं, उसे वो रीडिंग असाइनमेंट है तो पढ़ लेना। तो अब जो हमारे न्यूमेरिकल्स बाकी रह गए, तो न्यूमेरिकल्स हमारे कहाँ तक हुए थे, न्यूमेरिकल्स, डोंट वरी, आई हैव द फाइल विथ मी, do not worry, I have the file with me. So if I am not wrong, example 2.8 बाकी था, टू 2.1 से 2.7 हुआ था, 2.8 बाकी था। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल 2.8 से। चलो ध्यान दो यहाँ पे,
आई विल गिव यू सफिशिएंट टाइम टू राइट डाउन एंड टू डू अदर थिंग्स। तो अभी फिलहाल ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो। अ स्टील बॉल विथ रेडियस 0.3 mm, एक स्टील बॉल है जिसका रेडियस कितना है 0.3 mm, इज फॉलिंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड एट अ टाइम t through a tube filled with glycerin having coefficient of viscosity 0.833 Newton second per meter square. Determine viscous force acting on the ball at that time. तो पहले क्वेश्चन अच्छे समझ लो। क्वेश्चन में क्या बोला है, एक स्टील बॉल है, उसका रेडियस कितना है 0.3 mm। तो हमको गिवन पैरामीटर में सबसे पहले रेडियस ऑफ द बॉल बता दिया 0.3 mm, मतलब 0.3 इंटू 10⁻³ मीटर, मतलब 3 इंटू 10⁻⁴ मीटर। ये रेडियस आ गया। ये बॉल कितने स्पीड से फॉल हो रहा है 2 मीटर पर सेकेंड। किस में से फॉल हो रहा है, ग्लिसरीन में से। ग्लिसरीन एक लिक्विड होता है ऑफ कोर्स, और ग्लिसरीन का कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मतलब ईटा कितना है, ईटा 0.833 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। आपको पूछा है विस्कस फोर्स कितना है बताओ, डिटरमाइन फाइंड विस्कस फोर्स मतलब FV। तो मुझे बताओ कि कौन सा लॉ एप्लीकेबल है, कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल है यहाँ पे। हाँ, स्टोक्स लॉ 6 पाई ईटा RV, वेरी गुड। विस्कस फोर्स इज 6 पाई ईटा RV, सिंपल सिंपल। तो यू हैव विस्कस फोर्स इक्वल टू 6 पाई ईटा, व्हाट इज ईटा 0.833 बराबर R, what is R 3 into 10⁻² into V, V कितना है 2 1। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 3 into 2 6, 6 into 6 36 पाई इंटू 0.833 into 10⁻⁴ बराबर, गुड। तो अभी इसको सिर्फ कैलकुलेट करना पड़ेगा। 36 इंटू 3.14 इंटू 0.833 कितना आ गया 94.16232 इंटू 10⁻⁻⁴ हो गया। तो 94.16 इंटू 10⁻⁻⁴ न्यूटन। डन, उतने आंसर आना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो अगला क्वेश्चन, एग्जाम्पल 2.9। अब ये क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा है, देख लेते हैं। अ स्फेरिकल ड्रॉप ऑफ ऑयल falls at a constant speed of 4 centimeter per second in steady air. Calculate the radius of the drop. The density of the oil is 0.9 gram per centimeter cube. Density of air is 1 gram per centimeter cube. Coefficient of viscosity of air is 1.8 into 10⁻⁴ poise. G equal to 980 centimeter per second square. सबसे पहले जब सारे के सारे पैरामीटर्स CGS में हो, देखो सेंटीमीटर पर सेकेंड, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, पॉइज। अभी हमने देखा था कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या होता है पास्कल, पास्कल सेकेंड, ये होता है SI यूनिट, और पॉइज होता है CGS यूनिट। तो जब सारे ही यूनिट्स CGS में हो तो आंसर भी CGS में फाइंड करो। अगर आधे CGS में है आधे SI में है तो CGS वालों को किस में कन्वर्ट करोगे SI, लेकिन यहाँ पे सारे किस में है CGS में, तो आंसर भी किस में फाइंड होगा CGS में। अब मैंने क्यों बोला क्वेश्चन गलत है। अ स्फेरिकल ड्रॉप ऑफ ऑयल फॉल्स एट अ कांस्टेंट स्पीड, यहाँ पे ड्रॉप मतलब बॉल किसका है ऑयल का है, ठीक है। किस में से फॉल हो रहा है वो, किस में फॉल हो रहा है एयर। तुमको पता है कभी भी एक ऑब्जेक्ट दूसरे में से तब फॉल हो सकता है जब उस ऑब्जेक्ट का डेंसिटी ज़्यादा हो। जैसे मेटल स्फीयर वाज फॉलिंग थ्रू लिक्विड, तो मेटल स्फीयर का डेंसिटी क्या था ज़्यादा था, और लिक्विड का क्या था कम था। यहाँ पे कौन फॉल हो रहा है ऑयल, किस में से फॉल हो रहा है
तो डेंसिटी किसका ज़्यादा होगा? ऑयल। किसका कम होगा? इधर डेंसिटी ऑयल का कितना है और एयर का कितना है, तो उल्टा लिखा हुआ है। तो डेंसिटी ऑफ ऑयल नहीं, डेंसिटी ऑफ एयर 0.9 है। ओके, और डेंसिटी ऑफ एयर नहीं, डेंसिटी ऑफ ऑयल 1 है। तो डेंसिटी ऑफ एयर, डेंसिटी ऑफ ऑयल, ओके, एंड ऐसा है। तो गिवन पैरामीटर्स में आपको दिया हुआ है v, और बाय द वे अगर याद होगा, एक बॉल को जब आप एक लिक्विड में से ड्रॉप करते हो तो पहले पहले स्पीड बढ़ता है, फिर क्या होता है? कांस्टेंट। क्या बोलते हैं उसको? टर्मिनल वेलोसिटी। तो ये जो वैल्यू है ना 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू है। गुड। आपको डेंसिटी ऑफ एयर इसको मैं सिग्मा से नोट करूंगा। सिग्मा कितना है? 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ ऑयल, इसको रो बोल देते हैं, रो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा कितना है? 1.8 इंटू 10⁻⁻4 पॉइंट्स। और जी की वैल्यू कितनी है? 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको फाइंड क्या करना है? क्या फाइंड करना है आपको? जल्दी बताओ, क्या फाइंड करना है? कैलकुलेट द रेडियस। मेरे को बताओ, आपको टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला याद है क्या? v इक्वल टू 2/9 r स्क्वायर रो माइनस सिग्मा g अपॉन ईटा। तो उनको क्या फाइंड करना है? r। तो मिल जाएगा। तो सॉल्यूशन भी सिंपल है। ये जो फॉर्मूला है ना, यही फॉर्मूला लगने वाला है, तो इसी को यूज करना है। सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना। कौन सा वैल्यू सब्स्टिट्यूट? v की वैल्यू कितनी दी हुई है? v कितना है? v कितना है? 4 है। 2/9 r स्क्वायर, ये 1 है और ये 0.9 है, और g की वैल्यू 980 है, और ईटा कितना है? 1.8 इंटू 10⁻⁻4। मैं इसको मैं 18 इंटू 10⁻⁻5 लिख सकता हूँ क्या? लिख सकते हैं ना? पक्का? यस। तो 10⁻⁻5 लिख दिया। ऐसा क्यों लिखा बताता हूँ। 1 जा 9, ओके, 9 इंटू 9 81, ये 81 यहाँ आ गया, इक्वल टू, अच्छा 10⁻⁻5 को भी उधर बुला लेते हैं, 10⁻⁻5 भी वहाँ गए, क्या आया? r स्क्वायर। ये कितना है बताओ? 0.1 इंटू 980, 98। तो r स्क्वायर क्या बन जाएगा? 4 इंटू 81 इंटू 10⁻⁻5 अपॉन 98। सही है, वेरी गुड, गुड। ओके, अब एक काम करो, तो 10⁻⁻5 है ना, -4 और 10⁻⁻1, ये 10⁻1 नीचे आ जाएगा, तो कितना बन जाएगा? 980। 980 को मैं कैसे लिखूंगा? मैं 980 को कैसे लिखूँ क्या? 4 इंटू 81 इंटू 10⁻4 अपॉन 49 इंटू 20। चलेगा ना सर? अब क्यों कर रहे हैं बताता हूँ मैं। 20 को 4 इंटू 5 लिखूँ क्या? लिखो ऐसा, चलेगा? ओके, कैलकुलेशंस r स्क्वायर क्या था यहाँ पे? r स्क्वायर। तो अगर मैं रूट कहता हूँ, रूट 4 का रूट कितना? 2, 81 का कितना? 9, 10⁻⁻4 का कितना? -2, 49 का कितना? 7, 4 का कितना? 2, और 5 का √5। या तो तुम ऐसा भी कर सकते थे, कैंसिल एंड कैंसिल, ठीक है, बेटर ऑफ कैंसिल कर लो, तो 2 और 2 तो गायब ही हो गया, यहाँ से गया और गया। ओके, अब बस हो गया सॉल्व। 9/7 इंटू √5, व्हाट इज √5? पता है √5 नहीं पता? 9/7 कितना है? 1.28 समथिंग, डिवाइड बाय कितना? √5,
डिवाइड बाय कितना करोगे, रूट ऑफ 5, रूट ऑफ 5, रूट ऑफ 5, रूट ऑफ 5 कितना, रूट ऑफ 5 2.236, याद रखना 2.236 कितना आ गया 0.5750, कितना आ गया 0.5750 इंटू 10⁻⁻² सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर में ही है, क्योंकि सब तुम्हारा सीजीएस में है, तो मीटर में कितना आएगा 0.5750 मीटर। हो गया, डन।